नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह में जा रहे हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी जी। और भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पे गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। ये मुद्दा है वोट चोरी के आरोपों का। हाँ, ये काफी गरमाया था मामला। बिल्कुल। और ये सब तब तेज हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने खास तौर पे बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट और उसमें भी मुझे लगता है महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र, जी हाँ, महादेवपुरा। उसको लेकर चुनाव में गड़बड़ी के बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए। हम्म। उनका कहना था कि वहां वोटों की एक तरह से संगठित चोरी हुई है। और जाहिर है इन आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से और खासकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, उनकी तरफ से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई। हाँ, काफी तेज रिएक्शन था वो। तो आज हमारे पास जो भी स्रोत है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ फैक्ट चेक भी हुए हैं, विश्लेषण है, उनके आधार पर हम इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे जी। कि भाई ये आरोप असल में क्या थे, क्या सबूत सामने रखे गए, चुनाव आयोग का जवाब कितना फैक्ट्स पर आधारित था और कितना सिर्फ एक रिएक्शन था। सही बात है। और सबसे जरूरी, इस पूरे खेल से हमारी चुनावी व्यवस्था की मजबूती और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके काम करने के तौर तरीकों पर क्या रोशनी पड़ती है। हमारा मकसद है कि दावों और जवाबी दावों के शोर से हटकर तथ्यों और जो सिस्टम से जुड़े मुद्दे हैं उनको समझें। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। चलिए, तो सबसे पहले राहुल गांधी के आरोपों को ही ठीक से समझ लेते हैं। उनका मुख्य आरोप क्या था, मतलब किस बारे में था? देखिए, उनका जो केंद्रीय दावा था वो ये था कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट और खासतौर पे उसका एक हिस्सा महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र, वहां एक सोची समझी साजिश के तहत वोट चोरी हुई। अच्छा। और इसी वजह से कांग्रेस ये सीट हार गई। उन्होंने आंकड़ा भी दिया, करीब 1,04,000 वोटों में गड़बड़ी का, और इसके लिए 5 मुख्य तरीके बताए। 5 तरीके कौन कौन से? पहला, डुप्लीकेट वोटर, मतलब एक ही आदमी का नाम लिस्ट में कई बार होना। दूसरा, फर्जी पते। तीसरा, एक ही पते पर ढेर सारे वोटरों का नाम लिखा होना। चौथा, वोटर लिस्ट में फोटो या तो खराब होना, अमान्य होना या होना ही नहीं। अच्छा, फोटो का इशू। जी। और पांचवा, फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। फॉर्म 6 आपको पता ही होगा, वो नए वोटर रजिस्ट्रेशन या नाम ट्रांसफर के लिए होता है। हाँ, हाँ। तो उनका कहना था कि इन तरीकों से वोट इधर के उधर किए गए। और साथ में एक शिकायत ये भी थी कि चुनाव आयोग ने उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दी, मतलब ऐसी लिस्ट जो कंप्यूटर पर आसानी से जांची जा सके। अच्छा, ये डिजिटल लिस्ट वाली बात भी थी। और ये महादेवपुरा पे इतना जोर क्यों था? महादेवपुरा पर फोकस इसलिए था क्योंकि देखिए, बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। उनमें से 7 में कांग्रेस या तो जीती या फिर बहुत कम मार्जिन से हारी। लेकिन सिर्फ महादेवपुरा एक ऐसी सीट थी जहां बीजेपी को 1,04,000 वोटों की जबरदस्त लीड मिली। ओहो, 1 लाख से ज्यादा? हाँ, तो राहुल गांधी का कैलकुलेशन ये था कि अगर सिर्फ महादेवपुरा को हटा दें तो बाकी 7 क्षेत्रों के वोटों को मिलाकर कांग्रेस लगभग 82,000 वोटों से जीत रही थी। अच्छा, तो ये एक सीट ने पूरा पासा पलट दिया। बिल्कुल, इसलिए उनका सारा शक महादेवपुरा पर टिक गया। और हाँ, ये बात भी उन्होंने कही कि ये गड़बड़ियां उन्हें आरटीआई से जानकारी निकालने पर पता चली, क्योंकि ईसीआई ने उन्हें वो एनालिसिस करने लायक डिजिटल फॉर्मेट में लिस्ट नहीं दी थी। ठीक है, तो ये तो हो गए आरोप। अब आते हैं जवाबी तर्कों पर और जो जांच पड़ताल हुई स्रोतों के हवाले से। जैसा आपने कहा, यहाँ चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। जी। तो पहला सवाल तो शायद यही है कि क्या कांग्रेस के पास सच में डेटा नहीं था, या फिर उन्होंने सही टाइम पर आपत्तियां क्यों नहीं उठाई? ये बहुत अहम सवाल है, और यहीं पर वो टाइमलाइन वाली बात आती है, मतलब किस काम के लिए कितना वक्त था। स्रोत ये बताते हैं कि वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 2023 में ही पब्लिक कर दिया गया था पहले, और फाइनल लिस्ट जनवरी 2024 में आई। अब देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 28 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक का टाइम था, पूरे 41 दिन। 41 दिन, ठीक है। और इसके बाद भी चुनाव की तारीखें अनाउंस होने से कुछ ही दिन पहले, यानी मार्च 2024 में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने सभी पार्टियों के साथ मीटिंग भी की थी। जाहिर है उसमें फाइनल लिस्ट पर बात हुई होगी। तो मतलब ड्राफ्ट लिस्ट आने से चुनाव की घोषणा तक लगभग 4.5 महीने का वक्त था, अक्टूबर से मार्च। बिल्कुल, करीब 139 डेज। तो सवाल यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी को इन गड़बड़ियों की भनक थी, जैसा वो बाद में कह रहे थे, तो इन 139 दिनों में उन्होंने औपचारिक तौर पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया? ये तो सोचने वाली बात है। और चलिए मान भी लें कि पार्टी लेवल पर कोई चूक हो गई, लेकिन हर पोलिंग बूथ पर पार्टी का अपना एजेंट होता है, बीएलए कहते हैं उसे, बूथ लेवल एजेंट। हाँ, बीएलए। ये तो वहीं का लोकल वर्कर होता है जिसके पास वही वोटर लिस्ट होती है जो पोलिंग ऑफिसर के पास है। उसका काम ही यही है कि वोट डालने वालों पर नजर रखे। तो चुनाव के दिन इन बीएलएज ने
क्यों नहीं पकड़ा इन कथित फर्जी वोटरों को, या रिपोर्ट क्यों नहीं किया? ये सवाल जरूर उठता है। हाँ, प्रक्रिया से जुड़े ये सवाल तो है। अब जरा उन खास तरह के आरोपों पर आते हैं, जैसे वो डुप्लीकेट वोटर्स वाला मामला था। गुरकीरत सिंह डांग का नाम लिया गया था, जिनके नाम पर 4 वोटर आईडी नंबर मिले जी। और एक आदित्य श्रीवास्तव का नाम जो कर्नाटक के अलावा लखनऊ और महाराष्ट्र में भी दर्ज बताया गया। इनकी क्या हकीकत सामने आई? देखिए, जांच में ये बात तो सही मिली कि ईसीआई के रिकॉर्ड में ऐसी गड़बड़ियां हैं। गुरकीरत सिंह डांग का नाम वाकई 4 बार था। 4 बार? हाँ, और आदित्य श्रीवास्तव का नाम भी लखनऊ और महादेवपुरा दोनों जगह मिला, बल्कि महादेवपुरा में 2 अलग-अलग बूथ पर नाम था उनका। तो ये तो पक्का चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट मैनेजमेंट है उसमें एक सीरियस कमी दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं कि लिस्ट में नाम कई बार होने का सबूत तो है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत इन स्रोतों में नहीं दिया गया कि गुरकीरत सिंह डांग या आदित्य श्रीवास्तव ने सच में 1 से ज्यादा बार वोट डाला। अच्छा। या ये कि उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया। और देखिए, हमारे यहाँ जो उंगली पर स्याही लगाने वाला सिस्टम है, हाँ, वो अमिट स्याही, वो इसीलिए तो है ताकि कोई दोबारा वोट ना डाल पाए। तो ये मामला ईसीआई के डेटाबेस को ठीक से साफ ना रख पाने, अपडेट ना रख पाने की समस्या ज्यादा लगता है। जरूरी नहीं कि ये कोई सोची समझी वोट चोरी का पक्का सबूत हो। आदित्य श्रीवास्तव के केस में तो उनके बेंगलोर के पड़ोसियों ने बताया कि उनका परिवार कई साल पहले लखनऊ से शिफ्ट हो गया था और उन्हें कभी लखनऊ में वोट डालते नहीं देखा। हाँ, महादेवपुरा में भी 2 जगह नाम क्यों था, ये ईसीआई के रिकॉर्ड कीपिंग पर सवाल तो है ही। तो ये रिकॉर्ड रखने में दिक्कत है, वोट चोरी का सीधा सबूत नहीं। ये दिलचस्प है। अच्छा, फिर उन पतों का क्या जहां एक ही पते पर दर्जनों वोटर दिखाए गए, जैसे वो मकान नंबर 35 था जहां 80 वोटर रजिस्टर्ड बताए गए? ये तो सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। हाँ, ये आरोप सुनने में तो वाकई बहुत गंभीर है, लेकिन जब फैक्ट चेकर्स इन पतों पर पहुंचे तो कहानी कुछ और ही निकली। अच्छा, क्या मिला वहां? वो मकान नंबर 35 वो असल में एक छोटा सा कमरा है। वहां पिछले करीब 10 साल से प्रवासी मजदूर आते जाते रहे हैं। प्रवासी मजदूर? जी। जांच करने वालों ने पाया कि जो भी मजदूर वहां रहने आता था वो पहचान के लिए अपना वोटर आईडी बनवा लेता था। खासकर आधार कार्ड आने से पहले ये आम था। लोग आए, रहे, चले गए, पर उनके नाम लिस्ट से हटे नहीं। इसी तरह एक और पता था, हाउस नंबर 791, वो एक पेइंग गेस्ट यानी पीजी अकोमोडेशन निकला। अच्छा, पीजी? हाँ, और हाउस नंबर 153 एक बेकरी निकली। शायद वहां पहले जो कर्मचारी रहते थे उन्होंने वो पता इस्तेमाल किया हो। तो मतलब पते असली थे, लेकिन वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ। ये तो बड़ी चूक लगती है। बिल्कुल। यहाँ असली मुद्दा पतों के नकली होने का नहीं, बल्कि जो बूथ लेवल ऑफिसर है यानी बीएलओ, उसके द्वारा वेरिफिकेशन में कमी का है। बीएलओ का काम है सब चेक करना? हाँ, बीएलओ की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में घर घर जाकर वोटरों को वेरीफाई करे, नए नाम जोड़ें और जो लोग वहां नहीं रहते या जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम हटवाएं। सवाल यही है कि बीएलओज ने ये गड़बड़ियां क्यों नहीं पकड़ी? हाँ, क्यों नहीं? खासकर जब बीएलओ अक्सर उसी इलाके के स्कूल टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर या कोई रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होते हैं। उन्हें तो अपने एरिया की जानकारी होनी चाहिए। सही बात है। ये सीधे सीधे ईसीआई की जो जमीनी वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसकी कमजोरी दिखाता है, और यही वो दरार है जहां से चुनावी प्रक्रिया में शक पैदा होता है, भले ही जानबूझकर कोई फ्रॉड ना भी हुआ हो। समझ गए। अब आते हैं फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल वाले आरोप पर। इसमें शकुन रानी का उदाहरण दिया गया था। राहुल गांधी का दावा था कि उनका नाम लिस्ट में 2 जगह था और दोनों जगह वोट भी पड़ा। क्या ये सही निकला? देखिए, शकुन रानी ने खुद मीडिया से बात की और साफ मना किया कि उन्होंने 2 बार वोट डाला है। उन्होंने खुद मना किया? हाँ, उनका कहना था कि भाई मेरे पास एक ही वोटर आईडी है और मैं सिर्फ एक ही बार वोट डालने गई थी। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाया वो क्या था? हाँ, वो क्या था? स्रोत बताते हैं कि वो असल में बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट द्वारा मार्क की गई वोटर लिस्ट की फोटो थी। अरे, बीएलए वाली लिस्ट? जी, जैसा हमने पहले बात की, बीएलए पार्टी का एजेंट होता है, ईसीआई का ऑफिसर नहीं। वो अक्सर बूथ के बाहर कुर्सी लगाकर बैठते हैं और जो लोग वोट डालकर आते हैं उनसे पूछकर या अपनी जानकारी से लिस्ट में टिक लगाते जाते हैं कि कौन कौन वोट दे गया। अच्छा, तो वो उनकी अपनी ट्रैकिंग होती है? बिल्कुल, उसमें गलती होने की पूरी गुंजाइश है। हो सकता है एजेंट ने गलत निशान लगा दिया हो, या कोई और उसी नाम का हो, या कोई और शकुन रानी के नाम पर वोट दे गया हो। लेकिन सिर्फ उस लिस्ट से यह साबित नहीं होता कि उसी व्यक्ति ने 2 बार वोट डाला। फिर वही बात, लिस्ट में नाम 2 बार होना ईसीआई की रिकॉर्ड कीपिंग की कमी है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये मुमकिन है। पर 2 बार वोट डालने का पक्का सबूत इस खास मामले में स्रोत नहीं दे पाए। ठीक है। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, जिसका जिक्र है, अगर वोटर लिस्ट में किसी की फोटो नहीं है या धुंधली है,
तो बीएलए या पोलिंग ऑफिसर के लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वोट डालने वाला सही आदमी है या कोई और। ये भी एक सिस्टम का रिस्क है। तो मतलब पार्टी एजेंट की मार्किंग को ही सबूत मान लिया गया? ये तो काफी कमजोर आधार लगता है। हाँ, ऐसा ही लगता है स्रोतों के अनुसार। ठीक है, तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये आरोप सिस्टम की जो असली कमजोरियां हैं, जैसे डुप्लीकेट एंट्री, वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम, फोटो का ना होना, इनको तो सामने लाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों के आधार पर किसी ऑर्गेनाइज्ड और जानबूझकर की गई चोरी का सीधा कनेक्शन साबित होता नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक और तर्क था महादेवपुरा के नतीजे को असामान्य बताने का। राहुल गांधी कह रहे थे कि बाकी सब जगह कांग्रेस या तो जीत रही थी या कम अंतर से पीछे थी, बस यहीं से बीजेपी को एकदम अप्रत्याशित बढ़त मिल गई। इस एनालिसिस का क्या हुआ? देखिए, ये तर्क भी जांच में बहुत मजबूत नहीं निकला। स्रोत बताते हैं कि बीजेपी महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 2009 से लगातार जीत रही है। 2009 से? जी हाँ, और सिर्फ जीत ही नहीं रही, बल्कि 2009, 2014, 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए, उनमें उनकी जीत का मार्जिन लगातार बढ़ता ही गया है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को अच्छी लीड मिलना कोई अनहोनी बात नहीं थी। ये पिछले ट्रेंड के हिसाब से ही था। अच्छा, तो ये कोई नया पैटर्न नहीं था वहां के लिए? नहीं, और इसका एक बड़ा दिलचस्प काउंटर एग्जाम्पल भी दिया गया है स्रोतों में, महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट का। धुले, वहां क्या हुआ? 2024 के चुनाव में वहां 6 विधानसभा सीटें हैं। उनमें से 5 पर बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिली, लेकिन एक सीट थी मालेगांव सेंट्रल, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है। वहां कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह हराया। कांग्रेस को करीब 1,96,000 वोट मिले और बीजेपी को सिर्फ 4,600। अरे बाप रे, इतना बड़ा अंतर? हाँ, तो क्या इस आधार पर बीजेपी भी कह सकती है कि मालेगांव सेंट्रल में वोट चोरी हुई? शायद नहीं। ऐसी लोकल विविधताएं, जहां किसी एक असेंबली सेगमेंट का मूड बाकी से अलग हो, वो भारतीय चुनाव में अक्सर देखने को मिलती हैं। ये अपने आप में किसी बड़ी साजिश का सबूत नहीं होती। हाँ, ये बात तो सही है, ऐसी विविधताएं तो दिखती हैं। चलिए, अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया, खासकर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी हैं, ज्ञानेश कुमार, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी काफी चर्चा में रही और शायद आरोपों जितनी ही विवादास्पद भी। बिल्कुल। सीईसी ज्ञानेश कुमार का जो अंदाज था, वो बेहद कड़ा और आप कह सकते हैं आक्रामक था। हाँ, मैंने भी देखा था। उन्होंने न सिर्फ आरोपों को सिरे से खारिज किया, बल्कि राहुल गांधी से सीधे सीधे मांग कर डाली कि या तो वो अपने आरोपों के सपोर्ट में एक हलफनामा, एफिडेविट दें। एफिडेविट? हाँ, या फिर राष्ट्र से माफी मांगें। ये राष्ट्र से माफी मांगे वाली जो भाषा थी, वो खास तौर पर आलोचकों के निशाने पर आई। ये भाषा वाकई थोड़ी चौंकाने वाली है। किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से आमतौर पर ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। सही कहा आपने। स्रोत इसी बात को पॉइंट आउट करते हैं। वो मानते हैं कि ये भाषा एक संवैधानिक अथॉरिटी के लिए असामान्य में और राजनीतिक बयानबाजी जैसी ज्यादा लगती है। आमतौर पर चुनाव आयोग हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों या यूपीएससी के चेयरमैन हों, ऐसे पदों पर बैठे लोगों से एक न्यूट्रल, संयमित और प्रोसेस ओरिएंटेड भाषा की उम्मीद की जाती है। उनका रोल एक निष्पक्ष अंपायर का होता है, ना कि किसी एक पार्टी के खिलाफ अटैक मोड में आने का। सही बात है। सीईसी की भाषा की तुलना पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं से की जा सकती है, ना कि किसी जज से। और ये सवाल भी उठा कि राष्ट्र से माफी मांगना ये कौन सी कानूनी या प्रक्रियात्मक जरूरत है? ये एक राजनीतिक मांग ज्यादा लगती है। इस तरह के रवैये से संस्था की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाते हैं। और सिर्फ भाषा ही नहीं, वो जो डेटा और सीसीटीवी फुटेज देने वाला मुद्दा था, उस पे भी तो काफी विवाद हुआ था। विपक्ष डिजिटल डेटा मांग रहा था एनालिसिस के लिए, और सीसीटीवी फुटेज भी मांगी गई थी शायद। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि क्या ईसीआई ट्रांसपेरेंसी के लिए पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज पब्लिक कर सकती है, तो सीईसी ज्ञानेश कुमार का जवाब था, क्या चुनाव आयोग को हमारी जो बहनें हैं, बहुएं हैं, माताएं हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज दे देनी चाहिए? हाँ, ये बयान मैंने भी सुना था। इसकी काफी आलोचना हुई थी। जी, निजता का तर्क अपनी जगह है, पर ये भाषा और क्या डेटा पहले से पब्लिक नहीं होता कुछ हद तक? हाँ, वही तो, वोटर लिस्ट में तो नाम, पता, उम्र सब होता ही है। बिल्कुल। स्रोती ले बात उठाते हैं। वो इस बयान को निजता के तर्क की आड़ में एक भावनात्मक और गैर तकनीकी दलील मानते हैं। आलोचकों का कहना है कि वोटर लिस्ट का डेटा तो पहले से ही बीएलओज के पास होता है, जिनमें अक्सर स्थानीय कर्मचारी, टीचर या आशा वर्कर भी होती हैं, और पार्टियों के एजेंटों के पास भी होता है। उसमें नाम, पता, लिंग, उम्र जैसी जानकारी होती ही है। तो फिर सीसीटीवी फुटेज से, जिसमें लोग सिर्फ आते जाते दिख रहे हैं,
अचानक निजता का इतना बड़ा खतरा कैसे हो गया? और ये हमारी बहनें, बहुएं, माताएं जैसी जो इमोशनल भाषा है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जाती। ये चुनावी रैलियों की भाषा ज्यादा लगती है। सही कह रहे हैं। और इसी दौरान ईसीआई का वो फैसला भी आया जिसमें सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करने की अवधि घटाई गई। उसने भी इस विवाद को और हवा दी। हाँ, उस पर भी बात करनी है। ये सीसीटीवी फुटेज की स्टोरेज पीरियड वाली टाइमलाइन में भी तो एक पेंच था, है ना? राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि ईसीआई ने जानबूझकर स्टोरेज पीरियड 1 साल से घटाकर 45 दिन कर दिया ताकि सबूत मिट जाएं। देखिए, यहाँ पर स्थिति थोड़ी और जटिल है और स्रोतों ने इसे साफ किया है। ये बात सही है कि ईसीआई ने सीसीटीवी फुटेज को स्टोर करने की अवधि घटाकर 45 दिन करने का फैसला लिया, लेकिन ये फैसला मई 2025 में लागू होना था। ओह, अच्छा, मई 2025 में। जी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव जून 2024 में खत्म हुए, उन पर पुराना नियम ही लागू था और पुराने नियम के हिसाब से फुटेज को 1 साल तक संभाल कर रखना था। तो मतलब 2024 के चुनाव की फुटेज जून 2025 तक उपलब्ध होनी चाहिए थी। टेक्निकली हाँ। हालांकि ईसीआई ने दिसंबर 2024 में एक सर्कुलर निकालकर फुटेज तक पब्लिक एक्सेस को रोका जरूर था। वजह वही वोटरों की निजता बताई गई। लेकिन इसके बावजूद कानूनी रास्ता बंद नहीं हुआ था। पार्टियां या उम्मीदवार चाहें तो चुनाव याचिका, जिसे इलेक्शन पिटिशन कहते हैं, वो दायर करके कोर्ट के जरिए फुटेज मांग सकते थे और ये मांग मई 2025 तक की जा सकती थी। अच्छा, कोर्ट के जरिए? जी, चुनाव नतीजे आने के 1 साल के अंदर। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस को सच में शक था, खासकर महाराष्ट्र में जो शाम 5 बजे के बाद कथित तौर पर जबरदस्त वोटिंग हुई थी। हाँ, उसका भी जिक्र था। तो उन्होंने कोर्ट जाकर फुटेज हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? अभी हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अनिल मसीह वाला मामला हुआ था। उसने दिखाया कि सीसीटीवी फुटेज कैसे धांधली पकड़ने में कितनी अहम हो सकती है। हाँ, वो तो बिल्कुल साफ हो गया था। तो कांग्रेस का ये कानूनी रास्ता इस्तेमाल न करना उनके दावों पर कुछ सवालिया निशान तो लगाता ही है। तो कानूनी रास्ता खुला हुआ था, ये बात तो मामले को और उलझा देती है। खैर, हमने आरोपों को देखा, उनकी जांच को समझा और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया का भी विश्लेषण किया। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब इन स्रोतों से मुख्य बातें क्या समझ आती हैं? अगर हम इन सभी स्रोतों से निकली बातों को समेटें तो कुछ मोटे-मोटे पॉइंट्स उभरते हैं। जी। पहला, आरोप बनाम सबूत। राहुल गांधी ने बीजेपी द्वारा जानबूझकर और संगठित तरीके से वोट चोरी करने के जो खास आरोप लगाए थे, उनका कोई अकाट्य, मतलब जिसे कहते हैं पक्का सबूत, इन स्रोतों में नहीं मिलता है। ज्यादातर आरोप या तो जांच में गलत पाए गए, जैसे पतों का नकली होना, या फिर वो ईसीआई के सिस्टम की कमियों की तरफ इशारा करते हैं, न कि किसी साजिश की तरफ, जैसे डुप्लीकेट नाम। ठीक है। दूसरा, सिस्टम की कमजोरियां। हाँ, ये बात जरूर है कि इन आरोपों ने ईसीआई की वोटर लिस्ट मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन प्रोसेस में असली और गंभीर कमियों को सामने ला दिया है। डुप्लीकेट नाम, पतों का ठीक से वेरिफिकेशन न होना, वोटर लिस्ट में पिता के नाम की जगह ABCD या XYZ लिखा होना, फोटो का गायब होना, ये सब समस्याएं असली हैं और ये चुनावी प्रक्रिया की साख के लिए खतरा हैं। ये वो कमजोरियां हैं जिनका संभावित रूप से गलत इस्तेमाल हो सकता है, चाहे इस मामले में हुआ हो या न हुआ हो। ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरा, ईसीआई की प्रतिक्रिया और रवैया। चुनाव आयोग का जो रिएक्शन था, खासकर सीईसी ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भाषा इस्तेमाल हुई, उनका जो आक्रामक लहजा था, वो चिंता की बात है। एक संवैधानिक संस्था से जिस निष्पक्षता, संयम और गरिमा की उम्मीद की जाती है, वो वहां कम दिखा। हाँ, वो भाषा थोड़ी अलग थी। बिल्कुल। और डेटा और सीसीटीवी रिक्वेस्ट को जिस तरह हैंडल किया गया और नियमों में बदलाव भले ही वो बाद में लागू हुआ, कि टाइमिंग ने भी संस्था की पारदर्शिता और नियत पर सवाल खड़े किए। ठीक है। और चौथा और आखिरी, ये मुद्दा पार्टी पॉलिटिक्स से बड़ा है। अंत में ये मामला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाता है। ये चुनाव आयोग की जो सिस्टमिक कैपेबिलिटी है, उसके काम करने के तरीके में ट्रांसपेरेंसी और सबसे बढ़कर उसकी निष्पक्षता पर बुनियादी सवाल उठाता है। सिस्टम में कमियां हैं और जब तक वो रहेंगी, ऐसे आरोप लगते रहेंगे, चाहे पावर में कोई भी पार्टी हो। और यहाँ एक मजेदार विरोधाभास का भी जिक्र है स्रोतों में कि एक तरफ कांग्रेस वोटर लिस्ट की गलतियों की शिकायत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्यों में जब ईसीआई वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण, मतलब इंटेंसिव रिवीजन करने की कोशिश करती है, तो कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दल उसका विरोध भी करते हैं। अच्छा, ये भी है। जी, तो ये एक जटिल स्थिति है। तो हमने दावों, जवाबी दावों, सिस्टम की खामियों
और चुनाव आयोग के आचरण, इन सभी पहलुओं को स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश की। ये साफ है कि जहां एक तरफ संगठित वोट चोरी के आरोप साबित नहीं होते दिख रहे, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम की कमजोरियां और संस्थागत प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल जरूर उठते हैं। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, स्रोत हमें दिखाते हैं कि भाई व्यापक जानबूझकर की गई धोखाधड़ी का आरोप लगाना एक बात है और उसे पक्के सबूतों के साथ साबित करना बिल्कुल दूसरी। राहुल गांधी के आरोप शायद उस दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी चुनावी व्यवस्था की उन कमजोरियों पर उंगली जरूर रख दी है जिनका संभावित रूप से भविष्य में गलत इस्तेमाल हो सकता है। सही बात है। तो शायद आज का सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि क्या इस बार महादेवपुरा में वोट चुराए गए, बल्कि ये है कि क्या वोटर लिस्ट बनाने और उसे वेरीफाई करने के प्रोसेस में जो कमजोरियां सामने आई हैं, जैसे डुप्लीकेट एंट्री, अधूरे या गलत पते, वेरिफिकेशन की दिक्कतें, क्या ये कमजोरियां खुद ही एक ऐसा माहौल नहीं बनाती जहां चुनावी प्रक्रिया में आम नागरिक का भरोसा अपने आप कमजोर होता है? चाहे नतीजा कुछ भी हो। हाँ, चाहे नतीजा कुछ भी हो और चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों ना हो। और अगर ऐसा है तो इस भरोसे को फिर से बनाने के लिए असल में क्या करने की जरूरत है? क्या नेताओं के हलफनामे देने या राष्ट्र से माफी मांगने से काम चलेगा, या चुनाव आयोग के सिर्फ खंडन कर देने से? या फिर जरूरत है वोटर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के पूरे सिस्टम में एक बुनियादी, पारदर्शी और तकनीक पर आधारित सुधार की, ताकि भविष्य में ऐसे शक और आरोपों की गुंजाइश ही कम से कम हो? ये सवाल हैं जिन पर शायद आगे सोचने की जरूरत है।